नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र राठी जी, जो कि राजनीतिक जानकारियां इनको अच्छी तरह से हैं। चाहे कोई किसी भी विधानसभा सीट की जानकारी आप इनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। और आज हम भी इनसे आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से है जो कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं। एक विधानसभा सीट का आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि बादली विधानसभा सीट का जो फ़िलहाल का जो राजनीतिक ग्राउंड है वो किसका मजबूत है और कौन सी पार्टी यहाँ कमज़ोर है। और लगातार है, आप देख पा रहे हैं कि तमाम चैनलों पर इनकी राय ली जाती है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूबर हो या फेसबुक हो, तमाम प्लेटफॉर्मों पर इनकी चर्चा ली जाती है। क्योंकि एक राजनीतिक पंडितों में भी इनकी हरियाणा में चर्चा की जाती है। तो हमारा भी उद्देश्य ये है कि बादली विधानसभा सीट पर आज कौन मजबूत है और पहले कौन मजबूत था और आज की स्थिति में वो क्या है। सर, सबसे पहले नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा अपनी बादली विधानसभा सीट का, क्योंकि विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हैं और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, बादली का जो चुनाव है, पिछली बार 3 आदमियों के बीच में वो चुनाव फंसा हुआ था, जिसमें एक तो जो वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स कांग्रेस से थे, एक भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे और एक जेजेपी से भाई संजय कबलाना थे। और वो ट्रायंगल फाइट थी, तीनों की बहुत अच्छी वोट थी और बहुत कम मार्जिन से ही इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनर रहे। जहाँ तक अब की बार इस चुनाव की आप बात कर रहे हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे किसान आंदोलन हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में वो रहा है, जिसमें समूचा हरियाणा भी इन्वॉल्व था और बाकी अदर स्टेट भी इन्वॉल्व थी। तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा, लेकिन उसको कुछ कम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि उसका प्रतिकूल प्रभाव ना हो करके अनुकूल प्रभाव पड़े। तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास ये है कि अपनी छवि को सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन आम जनमानस के अंदर वो छवि कितनी सुधर पाई है, वो तो लोग जब चुनाव की तारीख आएगी उसके बाद अपना मन की बात को बाहर निकालेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, तो ये बादली हल्का जो है, यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हैवी पड़ता है। कांग्रेस पार्टी हैवी पड़ती है भूपेंद्र हुड्डा के नाम से, कैंडिडेट वो मायने नहीं रखता। उससे पहले चाहे कोई एमएलए रहा, चाहे और भी रहे आसपास के इलाके में, क्योंकि हुड्डा साहब का गढ़ इस क्षेत्र को माना जाता है। तो कुलदीप वत्स की व्यक्तिगत वोट इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते जितनी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे उनको वोट पड़ती हैं, तो उनका पक्ष मजबूत है ये। जहाँ तक संजय कबलाना की जेजेपी की बात आई, जेजेपी पार्टी का जो पिछले चुनाव में भी संजय कबलाना के जैसे 28,000 वोटें आई, तो जेजेपी का एक नई पार्टी का गठन हुआ था, तो उसकी इतनी वोट हल्के के अंदर नहीं थी कि 10-15 हज़ार वोट पार्टी का वोट बैंक यहाँ हो। तो वो उनकी व्यक्तिगत वोट ज़्यादा थी और उनके संपर्क की वोट ज़्यादा थी कि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी से 2009 में एक चुनाव लड़ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में भी जुड़े रहते हैं, आज भी जुड़े रहते हैं। अगर व्यक्तिगत वोटों की आप बात करोगे तो संजय कबलाना की व्यक्तिगत वोट इन तीनों आदमियों में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन पार्टी की जहाँ तक बात आती है तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। जेजेपी का ग्राफ पिछले चुनाव के मुकाबले उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। जिस तरह से आपने पार्टियों का ये ब्यौरा दिया है, आम आदमी पार्टी भी अब की बार यहाँ चुनाव लड़ाएगी अपने प्रत्याशी को, वो भी बादली क्षेत्र से आते हैं, गांव बादली है, बादली विधानसभा सीट भी है। और जिस तरह से पिछली बार का चुनाव था वो ट्रायंगल का था, अब की बार चुनाव आमने सामने का रहेगा या आम आदमी पार्टी ऊपर जाएगी, उनमें क्या किस तरह से देखते हैं? देखो, व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी की प्रदेश के अंदर हवाबाजी की तो हम कोई बात नहीं कह सकते कि कोई हवा कोई बूम उनका आया हुआ है। तो वो तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर रहेगा कि वो किस गोत्र का कैंडिडेट देंगे, किस गांव से देंगे, बड़े गांव से देंगे या छोटे गांव से देंगे, और उस कैंडिडेट की छवि कितनी है गांव की। एक मिनट में रोकूंगा आपको। जो मास्टर रणबीर गुलिया हैं, बादली गांव से हैं, गुलिया गोत्र से हैं, फिर तस्वीर क्या रहेगी? उसके बाद ये है ना कि मास्टर रणबीर जी गांव को कितना वो मोटिवेट ये कर पाएंगे कि अगर गांव मेरा साथ देता है तो कि मैं चुनाव की फाइट में हूँ। अगर गांव को ये तो एहसास हो गया कि रणबीर गुड़िया चुनाव मैदान में है, दौड़ में है, बन सकते हैं, तो गांव भी और गोत्र भी, साथ लगते गांव भी
साथ देते हैं। अगर कहीं कहीं ये उनके मन में हो गया कि भाई आम आदमी पार्टी की टिकट इस पार्टी की ले आए कि उसका पर्सनल वोट बैंक नहीं है और तुम क्यों फिर जीत हार की तरफ बैठे, तो फिर वो वोट छिटक जाता है। क्यों ऐसा कई आदमियों को मैंने देखा है, हर चुनाव में जो छोटी पार्टियाँ हैं कई गांव के लोग उनकी टिकट ले आते हैं, लेकिन वो इसी सहारे पे लेके आते हैं कि मेरा गांव, मेरा गोत्र, मेरा इलाका साथ देगा। लेकिन जब वो फाइट में नहीं होते हैं तो वो आदमी कहीं की दिखावे के तौर पर साथ रहते हैं, और जब मतदान का दिन आता है तो उस दिन वो मत डाल नहीं पाते। जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ पहले भी ये नारा दिया गया था कि सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर उनको बादली से चुनाव लड़ाया जाए, कुलदीप वस्त हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी लड़ाई लड़ते हैं, दो मुख्यमंत्रियों का आमने सामने का मुकाबला होता है, उसके बीच संजय कबलाना है, वो अपनी आवाज़ को रखते हैं, बात को रखते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। अब की बार क्या लगता है फिर से वही मुकाबला होगा? संजय कबलाना की तस्वीर क्या रहेगी? अब की बार एक चीज़ तो साफ मान करके चलो कि आज जैसे ओम प्रकाश धनखड़ की आप सीएम के नारे की बात कर रहे हो, ये तो इन्होंने पिछले 2 चुनाव में दिया, एक ये जीत गए, एक में ये हार भी गए। तो सीएम का तो लोगों को पता ही चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो सीएम कौन बनेगा, ये तो कहने की बात ही नहीं रही। जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है तो ये इलाका मानता कि हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जो जेजेपी और बीजेपी का समझौता है, जो बीच में बयान आए इनके प्रदेश अध्यक्ष के, प्रभारी के, भाजपा के, कि हम तो अलग लड़ेंगे, उधर से जेजेपी के बयान आए कि हम तो 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अपनी जनसभा करेंगे और कैंडिडेट की तैयारी करेंगे। ऊपर से फिर इनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई, डिप्टी सीएम की। उसके बाद ब्रेक लग गया उन खबरों के ऊपर, उन विचारों के ऊपर जो ये व्यूज़ देते थे अपने मीडिया के अंदर। तो उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि हो सकता है पार्लियामेंट का चुनाव जेजेपी बीजेपी मिल करके चले। अगर ये चुनाव मिल करके चले तो एक चीज़ की संभावना और भी हो सकती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक ओम प्रकाश धनखड़ जी बार बार कहते हैं कि जी मैं तो मोदी का, अमित शाह का बहुत चाहता हूँ, हो सकता है वो इनको पार्लियामेंट का चुनाव कहीं से लड़ा दें, रोहतक से बाहर की किसी सीट से, भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ा दें। और वो इन संकेत दिया है जो भिवानी के अंदर, दादरी के अंदर जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा के जो अभियान चलाया था, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बार बार कहा कि दादरी भी मेरी, मैं दादरी में रहा हूँ, फलां हल्के के अंदर मेरा पेट्रोल पंप है, और महेंद्रगढ़ में मैं पढ़ा हूँ रामविलास शर्मा जी से। तो ये कहीं न कहीं ये बातें इंडिकेट यही करते हैं कि इन्होंने 3-4 हल्कों का नाम लिया, जिसमें महेंद्रगढ़ जिला भी छू लिया, भिवानी भी छू लिया और दादरी को भी छू लिया, कि 3 जिलों का वर्णन करना ये संकेत देता है कि इनके मन में कहीं ये बात हो सकती है कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूँ। अगर समझौते में ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं और उम्मीद है जीत भी सकते हैं, तो फिर बादली की सीट किसके कोटे में जाएगी? फिर उम्मीद मानते हैं कि जेजेपी के कोटे में जाएगी। क्यों? जेजेपी की यहाँ झज्जर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वोटें अगर आई थी तो वो बादली में आई थी, और वो समीकरण बन करके भाजपा और जजपा से अगर संजय कबलाना चुनाव मैदान में आते हैं तो नेट टू नेट फाइट होगी, और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि संजय कबलाना उस दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे, एक कदम आगे होंगे। अगर समझौते में नहीं होता है और जेजेपी से आते हैं तो जेजेपी पार्टी का तो ग्राफ मैं कम मानता हूँ, तो फिर निर्दलीय लड़ना चाहिए। तो उन्हें अपना अवलोकन करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर अपने समर्थकों से राय लेनी चाहिए। आज तो वो जेजेपी में हैं, खुद समझदार हैं, उनको हम तो क्या राय देंगे, वो तो पब्लिक की नब्ज अपने आप टटोड़ो। और ये भी लगाए जा रहे हैं कि है ना, जिलाध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सीट है वो बादली की, वो भाजपा के खाते में दे दी गई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जिलाध्यक्ष तो पहले भी यहाँ से अपनी हर पार्टी अपना जिलाध्यक्ष बनाती है। पीछे जो है अपने राकेश जाखड़ थे, जिनका गांव पड़ता था वो झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता था। तो जिलाध्यक्ष तो हर पार्टी को बनाना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा, और पद भी देने पड़ेंगे। तो वो पद तो पार्टी ने देना है, उसको खाली थोड़ा छोड़ा जाएगा। तो पद देने से प्रधान बनाने से ये थोड़ा हो जाएगा कि बादली उन्होंने गिफ्ट में दे दी। और जिस तरह से जेजेपी पार्टी के जो और भी नेता हैं वो चुनाव के समय है संजय कबलाना को भारी बताने लग जाते हैं, उससे पहले इकट्ठा रहते हैं, जब चुनाव आता है तो इस तरह की जो उनकी विचारधाराएं हैं वो शुरू हो जाती है। उसका कितना नुकसान मानते हैं पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी? इस चीज़ का आप किस आधार पर ये मान के चलोगे कौन भारी है कौन अंदर का है? ये बात को मैं अरविंद शर्मा से ले लो। भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रचार करती है इस बात का। अरविंद शर्मा करनाल से एमपी रहे, सोनीपत से रहे, आज रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट हैं। जोलाना से इन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए का, सफ़ीदों से इन्होंने चुनाव लड़ा। इनका कहाँ पड़ता था गांव? केवल रोहतक में ही तो पड़ता था। ये बाहर का मुद्दा अंदर का मुद्दा तब चलता है जब पार्टी कमज़ोर होती है और कैंडिडेट कमज़ोर होता है। जब पार्टी की हवा होती है और कैंडिडेट में अपना दम होता है, सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। जेजेपी नेताओं को ये बात समझनी चाहिए फिर।
अपने आप समझे हुए हैं। बाहर का मुद्दा 28,000 वोट कैसे आ गई? जो आदमी झज्जर में रहता है, बादली हल्के की राजनीति करता है, पहले तो उसका गांव बादले में ही था ना, परिसीमन के बाद ही तो गांव उसका झज्जर के अंदर लगा, बादले में नहीं रहा, और 28,000 वोट उसने ली। और भारतीय जनता पार्टी से जब 2009 में चुनाव लड़ा तो टॉप 10 में वो था। ऊपर के जो टॉप 10 बीजेपी के कैंडिडेट वोट लेने वाले थे उनमें 13,000 वोट लेकर के टॉप 10 में था। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी दादरी से लड़ा था, 3103,000 वोट आई थी, और संजय कबलाना की 13,000 वोट आई थी। तो ओम प्रकाश धनखड़ को किसी ने भारी मानना था? ओम प्रकाश धनखड़ ने आकर के बादली से चुनाव लड़ा, पहले MP का लड़ा, हारने के बाद यहाँ से लड़ा। ये तो दादरी रहते थे, ये तो अपने हो गए। और जो आपके बीच में रहता है तो इधर जिला पार्षदों को देख लो आप, हरेंद्र सलाना ऐसा क्यों करते हैं ये बताइए मुझे। मेरी तो बात आप पूरी होने दो ना। हरेंद्र सलाना दूसरे जोन से बन करके आए थे। अब जोगेंद्र माछरोली है, वैसे दिल्ली के हैं, माछरोली के अंदर ज़मीन ले रखी है, यहाँ रहते हैं, और यहाँ से जिला पार्षद बन गए। तो ये मुद्दे तो कहने जोगेंद्र माछरोली की शायद जन्मभूमि माछरोली ही है। वो दिल्ली से हैं, जो मैंने को सुना है वो बाहर रहते हैं, पालम या कहाँ के हैं, यहाँ उन्होंने ज़मीन वगैरह ले रखी है। और अब पहले वो जोगेंद्र माछरोली लिखते थे, और जो ही जिला पार्षद बन गए अपने नाम के आगे जोगेंद्र बेनीवाल लिखना शुरू कर दिया है। अब जोगेंद्र माछरोली की बजाय जोगेंद्र बेनीवाल भी लिखते हैं। तो अब जन्मभूमि यहाँ की कैसी होगी? माछरोली के अंदर तो बेनीवाल फैमिली नहीं है कोई इनके अलावा। तो आप ज़्यादा जानते हो, अगर हो तो बताओ आप। ये तो इतना तो नहीं पता। और जिस तरह से इनेलो का ग्राफ क्या मानते हैं? इनेलो का ग्राफ पिछले चुनाव से बढ़ा है। जो उसका वोटर JJP की तरफ गया था, या आम जनता जो कभी इनेलो का नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी, वो एक चीज़ तो ज़रूर कहने लगी है कि अब है चौटाला में दम है और अच्छा आदमी है। जो उनकी छवि बनाई गई थी, वो छवि का जब ये अकेले रह गए और विधानसभा के अंदर सत्र के अंदर जो ये क्वेश्चन उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो अपनी छवि को अब ऐशंग जी ने सुधारा है। सकारात्मक सोच लोगों की उनके प्रति हुई है, और उनको एक दमदार नेता के तौर पर लोग मानने लगे हैं, भले ही आज अकेले विधायक हैं। जिस तरह आपने बताया कि ग्राफ बढ़ेगा तो किस पार्टी को नुकसान होगा? वो जो वोट JJP को ही, या कांग्रेस की? क्योंकि 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान, वो शायद चुनाव लड़ सकते हैं इनेलो सीट से। मुख्य रूप से तो जो नुकसान होगा वो JJP को होगा। अभय सिंह का और JJP का वोटर है तो सिमिलर एक ही है। उसको आज 2 नाम दे दिए गए हैं, एक JJP एक इनेलो। ज़्यादातर मेजोरिटी में जो अभय सिंह के पास जो वर्कर लौट करके आए हैं वो इनेलो से ही आए हैं, JJP से ही आए हैं। इनेलो के अंदर घर वापसी आप उनको कह सकते हैं। और जब उसका ग्राफ उठेगा तो दूसरी पार्टियों के लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे। अगर दीपक धनखड़ यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यूथ के नेता, और वो टिकट के भी दावेदारी करते हैं, अपना वजूद भी रखते हैं, 15 साल तक यूथ में रहे हैं, और किसान आंदोलन में एक उनकी पहचान भी बनी है, उनको कितना मजबूत मानते हैं या कमज़ोर है? किस तरह की तस्वीर आपकी नज़रों में उनकी है? देखो, कांग्रेस पार्टी का जो इलाका है ना, वो सबसे मजबूत जो इलाका है वो झज्जर और रोहतक सोनीपत यही है। और यहाँ से अगर दीपक धनखड़ को कांग्रेस टिकट देती है तो इसमें तो कोई शंका नहीं कि टिकट मिलने के बाद कि उनका चुनाव अभियान चरम पर ना हो, तो निश्चित रूप से वो मजबूती में होंगे और जीतने की स्थिति में होंगे। लेकिन टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिटिंग MLA की टिकट काटना थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो निर्दलीय की, कांग्रेस पार्टी का जो फ्यूचर है वो एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने आज तो शो कर दिया कि दीपेंद्र हुड्डा है जो CM बतौर CM कैंडिडेट भी उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके ये काफ़ी नज़दीक हैं। और पार्टी हाईकमान के जो दूसरे लीडर हैं उनके भी टच में हैं। तो ये चाहेंगे कि भाई ये मौका नहीं, तेरा तो सारा जीवन पड़ा है, आज नहीं तो कल दीपेंद्र हुड्डा एक बार फुल फॉर्म में आ जाएंगे तो उसके बाद चुनाव लड़ देंगे। निर्दलीय की मैं मानता नहीं कि ये चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मैं एक बार उनकी आपको थोड़ी जानकारी दूं। जिस तरह से अजीत ठेकेदार हैं बादली से, दीपक धनखड़ भी कह रहे हैं निर्दलीय आ सकते हैं, और एक योगेश सिलानी भी हैं। इनमें से निर्दलीय भी कोई सीट निकाल के ले जा सकता है? देखो, निर्दलीय तो संख्या बढ़ेगी। 2-3 आपने बता दिए, एक नाम पहले आपने ही लिया था कि वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चुनाव अब की बार बहुकोणीय होने की संभावना है। एक ही गांव से आपने 2-3 नाम बता दिए। जीता ठेकेदार भी बादली से, नरेश प्रधान भी बादली से इनेलो के, और आपके जो है आम आदमी पार्टी वाले मास्टर रणबीर गुड़िया जी भी सभी से बातें हुई हैं, वो लड़ने की इच्छुक हैं। वो तो तीनों के तीनों इच्छुक हैं। ये तो होगा नहीं कि 3 कैंडिडेट एक गाँव से आ जाएँ तो उनका तो अभियान चुनाव तो उठ नहीं पाएगा। या तो गांव फैसला लेकर के एक को प्रोजेक्ट करो कि हम इसके साथ हैं, बाकी बैठ जाओ। लेकिन राजनीति आज घर घर में हो चुकी है।
ऐसा मानने वाले बहुत कम हैं। कि पीछे भी ऐसा हुआ है कि आपके बादली में धीरपाल जी ने भी चुनाव लड़ा था टिकट पे, और नरेश प्रधान ने भी कांग्रेस की टिकट पे लड़ा था। और यह शायद 2000 का चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ आपको। और उस टाइम पर हरियाणा विकास पार्टी से आपको देसवाल ने लड़ा था, चौधरी मनफूर सिंह ने उसमें चुनाव नहीं लड़ा था, उसको देसवाल को टिकट दिला दिया था। तो एक गांव से दो देसवाल बधानी वाले ना, हाँ, बधानी वाले सतपाल देसवाल। तो एक गांव से मैंने दो कैंडिडेट तो देखे हैं, कई चुनाव में देखे हैं। लेकिन 3 गांव से एक कैंडिडेट आ जाए और तीनों में से कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हवा की हो या जिसका सत्ता में आने का के नज़दीक लोगों को दिखाई दे रहे हो, तो शायद गांव उन कैंडिडेटों का इतना साथ तीनों का नहीं देगा। एक को अगर वो प्रत्याशी रख लेंगे तो एक को गांव मजबूती दे सकता है, और तीनों को अगर खड़े रखेंगे तो वो वोट गांव में ही डिवाइड हो जाएंगे, बाहर की तो फिर कहाँ गुंजाइश रहेगी। जिस तरह से बलराज कुंडू ने बेटियों के लिए बसें लगाई, इसी तर्ज पे है अजीत ठेकेदार ने भी बादली कॉलेज से 2 बसें स्टार्ट कर दी हैं। वो चाहे चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए या फिर सेवा के भाव से, इनका कितना इफेक्ट है वो पड़ेगा। और क्या जिसके बच्चे जाते हैं, और कुछ आदमी जो नॉर्मल तरीके से सोचते हैं वो इस चीज़ का सम्मान तो करता ही है, भले ही वोट दे ना दे। लेकिन एक चीज़ तो जगह उसके मन में ये ज़रूर होती है, यार इस आदमी ने धर्मार्थ ये काम कर दिया, बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। कम से कम उसकी कोई वोट ना भी देगा तो क्रिटिसिज्म तो नहीं करेगा, उसकी बुराई तो वो नहीं करेगा। और कहीं बात चलेगी तो ये जरूर कह देगा भाई वोट की थारी मर्जी है, दो मत दो, लेकिन ये छोरा काम बढ़िया कर रहा है। लेकिन अच्छा काम है, अच्छे काम की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। एक बलराज कुंडू ने, इनसे पहले राकेश दौलताबाद जी ने बहुत ज़्यादा किया है, और वो 2 चुनाव हार भी गए थे इतना अच्छा काम करने के बाद भी। लेकिन अब की बार बना दिए जनता ने। बड़ा अच्छा फैसला जनता का मैं मानता हूँ। जो आदमी समाज हितार्थ काम करता है, समाज के लिए अच्छी पहल करता है। आप एक डिगल गांव के लड़के को देखिए, अमित डिगल, साइकिलें वितरित की उन्होंने भी। खाली साइकिल नहीं, उसके मैंने अखबार में उसका पूरा जो मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और एक युवा जोश है और बच्चा लगा हुआ है, और भविष्य में भी उसका प्रयास इस प्रकार रखा कि मैं समाज के लिए जितना डोनेट कर सकता हूँ उतना करूँ। तो ऐसे आदमियों को राजनीति में आगे आना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। अगली जो विधानसभा होगी वो हमारी चर्चा में बेरी भी हो सकती है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो ये थे मेरे साथ वीरेंद्र राठी हैं, जो कि राजनीतिक अच्छी जानकारियाँ इनके पास हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और भी विधानसभा का हम जिक्र करेंगे, क्या हालात हैं, कौन किस पे भारी है, वो चर्चाएं हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी।